बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाना है वो है इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ अ रिवर। जैसा कि पिछले लेक्चर में जो है मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया है कि रिवर क्या है, रिवर का पाथ क्या होता है, उसकी डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस क्या हैं, और वो अपना पूरे का पूरा जो डेनोडेशन वर्क है वो 3 स्टेप में मुकम्मल करता है, जिसको हम इरोजन वर्क ऑफ द रिवर, ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ द रिवर और डेपोजिशन वर्क ऑफ द रिवर में डिवाइड करते हैं। आज जो टॉपिक कवर करना है उसमें हमने ये देखना है कि रिवर का जो इरोजनल वर्क होता है उसमें वो कौन कौन सी ज़मीन के ऊपर लैंड फॉर्म्स बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको आता है वो लैंड फॉर्म्स ही पूछी हुई होती हैं। यानी लैंड फॉर्म, इरोजन लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रिवर या डेपोजिशन लैंड फॉर्म, इसी तरह से ग्लेशियर की भी और विंड्स की भी फोकस्ड लैंड फॉर्म्स पर होता है। लेकिन टॉपिक पूरे का पूरा इसलिए कवर करना होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये लैंड फॉर्म्स किस तरह से जो हैं वो बनती हैं। अब इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ अ रिवर जो हैं, या इरोजनल लैंड फॉर्म्स कैसे बनेंगी दरिया के इरोजनल वर्क से, और इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर से क्या मुराद है कि दरिया जो है वो अपने हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ता फोड़ता नोचता खुरचता अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिसकी वजह से जहाँ से वो गुज़र कर आ रहा होता है डैट इज़ कॉल्ड दी पाथ हर वैली ऑफ द रिवर। तो उस पर बहुत से लैंड फॉर्म ज़मीन के ऊपर जो है वो बन जाते हैं। दीज ऑल लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड दी इरोशन लैंड फॉर्म्स। इसको अमले तहरीब के नकूश भी कहते हैं। तहरीब कारी का मतलब यही होता है नोचना खुरचना, तबाह बर्बाद करना, ख़राब करना। तो इस पूरी की पूरी जो लैंड फॉर्म्स हैं इसमें आप जितनी भी लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगी या समझेंगी आज, जो मैं डिस्कस करूँगी वो सारे के सारे इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं। और ज़्यादातर जो रिवर की पहली स्टेज है जिसको हम माउंटेन स्टेज कहते हैं उसमें बनने वाले लैंड फॉर्म्स हैं। अब जो रिवर की फ़र्स्ट स्टेज होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस वक़्त एक तो स्लोप बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ों की चोटियों से जो है वो रिवर बहना शुरू करते हैं। तो वो स्टीप स्लोप की वजह से और ज़्यादा पानी की मिकदार की वजह से रिवर का जो इरोजनल वर्क होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक पावर उस वक़्त सबसे ज़्यादा होती है। यानी एक तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, दूसरा उसकी फ़र्स्ट स्टेज है, और स्लोप बहुत ज़्यादा है। ढलान ज़्यादा होने की वजह से पानी की तबाहकारियाँ भी जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वो तकरीबन माउंटेन स्टेज या फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर में बनने वाली लैंड फॉर्म्स होती हैं। अब इसमें सबसे पहले है बैडलैंड। बैडलैंड को हम कहते हैं कटी फटी सतह, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि बैडलैंड जो है वो कैसे बनेगी। ये दरिया की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें दरिया जो है वो जब चल रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, और ढलान ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा पानी और ज़्यादा स्पीड की वजह से दरिया अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ता फोड़ता खुरचता, जैसे कोई नबातात आ गए हैं तो उनको तोड़ फोड़ कर अपने साथ ले जाएगा। कोई हाई पीक्स आ गई हैं या कोई भी उसके रास्ते में चीज़ आती है तो उसको खुरच के तोड़ के अपने साथ बहा कर आगे ले जाता है, जिसके नतीजे में दरिया की जो वादी होती है, जो रास्ता होता है, उसमें बहुत कटी फटी टूटी फूटी सी ज़मीन पर नशेबो फ्रास जो है वो बन जाते हैं, जिसको हम बैडलैंड कहते हैं। इस तरह के नशेबो फ्रास जो हैं वो दरिया कोलोराडो और जनूबी अफ्रीका में दरिया ऑरेंज के बलाई इलाकों में ऐसी जो नकूश है वो आपको बहुत नुमाया जो है वो ज़मीन पर नज़र आते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द वैलीज़। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि वैली कहते किसको है। वैली का मतलब होता है कि जब दरिया बहता है और अपने बहाव के लिए एक रास्ता बनाता है तो उसको हम वैली कहते हैं। यानी पाथ ऑफ द रिवर इज़ कॉल्ड द वैली। अब दरिया जो है वो 3 तरह की वैलीज़ बनाता है, वी शेप्ड वैलीज़, यू शेप्ड वैलीज़ और हैंगिंग वैलीज़। अब जो फर्स्ट स्टेज उसकी होती है, जो माउंटेन स्टेज होती है या बलाई मंजिल होती है, जिसमें पानी की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा होती है और पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें दरिया की जो वैली है उसकी वी शेप होती है।
जस्ट इमेजिन कि आप कहीं नीचे मैदानी इलाके में खड़े होकर पहाड़ के ऊपर से आते हुए दरिया को देखो, तो हमेशा उसका जो कटाव होगा वो अमूदी होगा और गहरा वी की शक्ल में जो है वो नीचे की तरफ जो है वो पानी आ रहा होगा। इधर आपने जहन में वैली का कॉन्सेप्ट जो है वो पाथ ऑफ द रिवर जो है वो रखना है कि रिवर का जो पाथ है वो वी शेप्ड आपको नीचे से जो है वो दिखाई देगा। अब यू शेप्ड वैली कैसे बनती है? ऐसी वादियाँ तब बनती हैं जब दरिया की गुज़रगाह में कोई ग्लेशियर का तोदा, ग्लेशियर होता है बर्फ़ का बड़ा तोदा, कोई ग्लेशियर यानी बर्फ़ का बड़ा तोदा आकर फंस जाए। अब वो जब फंस जाता है तो वही यू शेप्ड वैली जो है वो, सॉरी, वी शेप्ड वैली आपको यू शेप्ड में नज़र आती है कि उस ग्लेशियर के तोदे या बर्फ़ के तोदे के उस वैली में गुज़रने की वजह से क्या होता है कि वो बड़ा गोला होता है, वो पानी जो वी शेप्ड आ रहा होता है उसकी दोनों अतराफ़ को यानी उसकी वैली को काटता है और उसको वी की बजाय यू शेप जो है वो कर देता है। ये देखें, इस डायग्राम में वी शेप्ड वैली बताई हुई है और इसमें यू शेप्ड वैली बताई हुई है। इसके बाद आ जाती है हैंगिंग वैलीज़। हैंगिंग वैली का मतलब होता है कि कोई भी दरिया अकेले नहीं चलते। एक दरिया होता है यानी एक मेन स्ट्रीम होती है और एक उसकी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स होती हैं, यानी दरिया और मावन दरिया। यानी एक मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर होती है और उसके पीछे पीछे दाएं बाएं तरफ से और भी मुख्तलिफ शाखें निकल कर दरिया में शामिल हो रही होती हैं जिनको हम मावन दरिया कहते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम होती है एक उसका पाथ होता है और जो दाएं बाएं से उसमें मज़ीद पानी एंटर हो रहा होता है मेन स्ट्रीम में, उनके भी अपने अपने पाथ या वैलीज़ होती हैं। तो दूर से देखने से हमें ऐसे लगता है कि एक बड़ी वैली के अंदर छोटी छोटी दूसरी वैलीज़ हैंग हुई हैं दाएं बाएं। इस जो लैंड फॉर्म है इसको हम हैंगिंग वैली का नाम जो है वो देते हैं। इसके बाद आ जाती है जॉर्ज और कैनन, गाज या घाटी। जब दरिया अमूदी और उफ़की दोनों तरफ से अपनी वैली को काटता है तो एक उसकी जो वैली है यानी उसका इरोजनल वर्क दरिया का यानी अमूदी भी हो और उफ़की भी हो, तो उसके नतीजे में उसकी वादी जो है वो एक घाटी से मुशाबा नज़र आती है। गाज या घाटी, ये इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई है। इस तरह की कैनन्स जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो जो देखने को मिलती है उसका हिमालय में है, जिसको हम ग्रेट इंडस 15,000 फुट गहरी है। इसके अलावा एक घाटी जिसका नाम ग्रैंड कैनन है, ये भी जो है दरिया कोलोराडो यूएसए में बनाता है और ये तकरीबन जो है काफ़ी गहरी ये भी वादी है ग्रैंड कैनन, जो कि दरिया से बनने वाली। इसके बाद आ जाता है जी इंटरलॉकिंग स्पर, पेवस्त स्पर इसको कहते हैं। अब इंटरलॉकिंग स्पर के लिए आप इस डायग्राम को समझें कि जब दरिया जो है वो अपनी बलाई मंजिल में वी शक्ल की वादी में जो है वो मूव कर रहा होता है, तो दरिया ऐसी वादी में हल्के हल्के खम खाता हुआ, ये देखें ये मेन स्ट्रीम है दरिया की जो कि हम खाता हुआ दरिया, जैसे सांप हम खाते हैं इसी तरह से ये पानी की स्ट्रीम भी हम खाती हुई जो है वो चल रही है। और ये इसका पाथ है, ये सारा वी शेप्ड आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी वैली या पाथ है। तो क्या होता है कि कटाव के अमल की वजह से दोनों अतराफ जो हैं वो कनकेव कोने बन जाते हैं और ये अंदर की तरफ हम खाते हुए नज़र आते हैं। इनको हम इंटरलॉकिंग स्पार कहते हैं और इनके अंदर दरिया ये मैंडरिंग करता हुआ या घूमता हुआ आपको जो है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद होती है हॉग बैक। हॉग बैक का मतलब होता है कि जब दरिया के रास्ते में कोई ऐसा ब्लॉक पहाड़ी का आ जाए या चट्टानों का एक ऐसा ब्लॉक आ जाए जो कि नर्म और सख्त दोनों किस्म की चट्टानों से मिलकर बना हो, तो दरिया और इसके जो मामा दरिया होते हैं वो नरम हिस्से को काट कर तोड़ फोड़ कर अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, जबकि सख्त वाला हिस्सा पहाड़ी का अपनी जगह पर मौजूद रहता है। इस सख्त पड़े हुए पहाड़ी हिस्से को जो है हम जोग्राफिकल टर्म में जो है वो सख्त पहाड़ी या हॉग बैक कहते हैं। जैसे ये इस डायग्राम में ये एक जो है वो चट्टानी समझे कि कोई उसके रास्ते में कोई पहाड़ या चट्टान कोई इस तरह की आई है जो नरम और सख्त दोनों किस्म के मटेरियल से मिलकर बनी हुई थी। जो नरम मटेरियल है वो बह निकला है जबकि सख्त मटेरियल अपनी जगह पर मौजूद है।
इसके बाद आ जाते हैं डोम्स और रिजिस। अब डोम और रिजिस तब बनते हैं, ऐसी जो इनको गुंबद नुमा चोटियाँ भी कहते हैं या रिजिस भी कहते हैं, ये तब बनते हैं जब जो यानी आप जो रिवर है इसकी जो असल में जो ये रिजिस की शेप आ जाती है, ये मैं देख रही हूँ इस तरह बुक में नहीं रिजिस दिखाए हुए। पहाड़ी इलाकों में नदियों के कटाव के अमल से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वसी और रीज़ इलाके में पहाड़ी रिजिस और गुंबद नुमा चोटियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। ऐसी गुंबद नुमा चोटियाँ और पहाड़ियाँ बाज़ औक़ात बड़ा जो है वो खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो पेश करती हैं। यूएसए की रियासत जॉर्जिया में स्टोन का पहाड़ी इलाका इसकी उम्दा मिसाल है। वाटरफॉल्स, अब आप सब ने दरिया से बनने वाली वाटरफॉल देखी हो ना हो, लेकिन आर्टिफिशियल वाटरफॉल सब ने देखी हुई हैं, पार्क्स वगैरह में बनी होती है। अब उसमें क्या होता है कि पानी को बुलंदी से जो है वो गिराया गया होता है। अब वाटरफॉल्स इस तरह से बनती हैं जब दरिया के रास्ते में कोई उभार या कोई सख्त चट्टानी ब्लॉक आ जाए तो दरिया क्या करता है, इस सख्त चट्टान के ऊपर से होता हुआ बहकर निकलता है, जिसको जो है वो हम आबशारें जो हैं वो कहते हैं। वाटरफॉल्स की बहुत सी इकसाम हैं, जैसे रैपिड एंड कैस्केड्स, ठीक है, और कैटरेक्ट्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वाटरफॉल्स। अब इनमें क्या फ़र्क है कि जो रैपिड्स और कैस्केड्स हैं ये तब वजूद में आते हैं जबकि दरिया के रास्ते में जो हैं वो बहुत छोटी छोटी कई यानी रुकावटें आ जाए, यानी छोटे छोटे फासले के ऊपर जो हैं वो छोटे छोटे कोई चट्टानी मवाद या कोई बड़े बड़े स्टोन्स इस तरह से फासले पर आगे हैं, तो दरिया उन सब के ऊपर से जो है वो बहता हुआ छोटी छोटी आबशारें बनाता हुआ आगे की तरफ गुज़रता है। इनको हम रैपिड्स या कैस्केड्स कहते हैं, यानी छोटी छोटी लतादार आबशारें जो हैं वो इस तरह से बनती हैं। जो कैटरेक्ट्स होती हैं वो तब बनती हैं जब दरिया के रास्ते में जो है वो सख्त और नरम चट्टानों के ब्लॉक आ जाएं, जो कि उफ़ की तहों की सूरत में हो। तो नरम उफ़ की जो ब्लॉक होता है वो पानी के कटाव से पीछे की तरफ हट जाता है, और जो सख्त होता है वो अपनी जगह पर मौजूद जो है वो रहता है। और ये सख्त तहें जो हैं वो थोड़े थोड़े फासले पर रुकावटें पैदा करती हैं, जिनके ऊपर से पानी झरनों की तरह उछल कर गिरता है। इसे हम आब शरशर या कैटरेक्ट्स जो हैं वो कहते हैं। इसके बाद आ जाता है जी रीसेशन ऑफ द वाटरफॉल, आबशार की पसपाई। अब ये कब मार्ज़ वजूद में आती है कि जब कोई इधर डायग्राम हो जिससे मैं आपको बताऊँ, ये समझिए कि ये एक रेगुलर आबशार जो है वो बनी हुई है, ठीक है। ये मटेरियल है, कोई भी चट्टानी रुकावट उसके रास्ते में दिखाई हुई है और दरिया उसके ऊपर से बह रहा है। दिस इज़ दी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ दी वाटरफॉल। अब काफ़ी अरसा पानी जब यहाँ पर बहता रहे तो बाज़ दफ़ा ये जो हिस्सा होता है ये टूट जाता है। ये समझे कि ये इतना हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ था, ये पानी के मुसलसल बहाव की वजह से जो है वो टूट गया और ये शेप आ गई, यानी वो हिस्सा ख़त्म हो गया और ये यानी इतना फ़र्क पड़ गया। यानी पहले ये पोजीशन थी वाटरफॉल की और अब इतनी पीछे को हट जाएगी, यानी यहाँ पे फॉल हो रहा है पानी, तो अब जब ये हिस्सा ख़त्म होगा तो इतनी ही वो पीछे को आ जाएगी इस तरह से। यानी असल उसकी ये थी और फिर ये हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द रीसेशन ऑफ द वाटरफॉल, यानी अपनी असल पोजीशन से आबशार का पीछे की तरफ हट जाना ड्यू टू द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर, ठीक है। अब जो नियाग्रा फॉल है जो कि बड़ी एक जो है वो मशहूर वाटरफॉल है, ये अपनी असल मुकाम से 11 किलोमीटर यानी 7 मील पीछे की तरफ हट गई हुई है ड्यू टू दी आप यही समझ लें कि इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर। पॉट होल ड्रिलिंग्स,
ये दरिया में बनने वाले भंवर हैं, जिस तरह से आबशार का पानी, जैसे समझें कि ये आबशार है, इसका पानी जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पर भी तो दरिया ही है ना, नीचे भी तो पानी है, यानी मेन स्ट्रीम है, ये इसके ऊपर से गुजरी, नीचे भी पानी है। तो जब ये पानी नीचे गिरता है तो ये दरिया के अंदर, क्योंकि ये अमूदन गिरता है, तो ये दरिया के अंदर होल से बनाते हैं। जैसे आप एक बाल्टी भर के पानी का रख लें और उसमें आप एक कप से मज़ीद पानी गिराएं, तो वो आपको पानी उस बाल्टी वाले पानी में होल करता हुआ नज़र आता है, सुराख करता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह से दरिया की जो आबशारें हैं वो दरिया के अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ भंवर या इस तरह से होल से बनाती हैं, जिनको हम पॉट होल ड्रिलिंग्स जो हैं वो कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये पॉट होल ड्रिलिंग्स एक दूसरे के बहुत करीब बन रहे होते हैं और इनकी शक्ल जो है वो शहद की मक्खियों के छत्ते जैसी जो है वो नज़र आती है। जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में छोटे छोटे सुराख और होल होते हैं, तो ऐसे नज़र आती है, जिसको हम कॉम्ड सरफेस, हनी कॉम्ड सरफेस भी कहते हैं। Then the last landformed erosion landform made by the river is the river capturing or piracy। अब ये कैसे होता है कि बाज़ दफ़ा जो है वो छोटे और बड़े दरिया साथ साथ जो है वो चल रहे होते हैं, तो जो बड़ी स्ट्रीम होती है दरिया की, वो छोटी स्ट्रीम को अपनी लपेट में लेकर तो आगे की तरफ निकल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड दी रिवर कैप्चरिंग। जैसे आपकी बुक से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ऐसा अमूमन एक बड़े दरिया या नदी के छोटी नदी को अपनी तरफ माइल करने से होता है। एक फासले आप के दोनों तरफ की नदियाँ मुखालिफ समत कटाव जारी रखती हैं, यहाँ तक कि दरमियानी बुलंद दीवार काट कर ख़त्म हो जाती है और दोनों नदियों के सिरे एक दूसरे से मिल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी नदी अपने बहाव और हुजम से छोटी नदी के पानी को भी अपनी तरफ माइल कर लेती है। इससे छोटी नदी का बहाव बहुत कम या बाज़ हालतों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसे दरियागिरी जो है वो कहते हैं। इसकी मिसाल उन्होंने दी हुई है अपर काफू और लोअर काफू। दिस इज़ नेम ऑफ अ रिवर इन अफ्रीका। ये अफ्रीका में एक दरिया है, जो दो मावन दरिया हैं, एक को हम अपर काफू और एक को लोअर काफू कहते हैं। जैसे आपका अपर इंडस और लोअर इंडस है, इसी तरह से ये दोनों दरिया जो हैं वो झील एटशी के करीब मिल जाते हैं। यहाँ पर ज़ेरी काफू जो है वो दरिया अपने दरियाई कज़ाफ़ी के अमल से, यानी अपनी रिवर कैप्चरिंग की वजह से बिलाई काफू के बहाव को अपनी तरफ माइल करके तो फिर एक मेन स्ट्रीम में निकल जाता है। आप ये समझ लें, जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि दो स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर हों, तो उसमें से जो ज़्यादा पानी वाली स्ट्रीम होती है वो कम पानी वाली स्ट्रीम को अपनी कैप्चर करके तो अपने बहाव में ही शामिल करके तो एक मेन स्ट्रीम की सूरत में आके जो है वो निकल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड दी रिवर कैप्चरिंग या रिवर पायरेसी। अंडरस्टूड? हाँ जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतने करवाना था। दीज आर दी लैंड फॉर्म्स, इरोजन लैंड फॉर्म्स मेड बाय दी रिवर। इसको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में बल्कि लैंड फॉर्म्स पर ही फोकस हमने करना है, बेशक वो दरिया की हों, ग्लेशियर की हों या रिवर की हों। कल इंशाल्लाह जो लेक्चर मेरा आपके साथ होगा, दिस इज़ बेस्ड ऑन दी डेपोजिशन लैंड फॉर्म्स ऑफ द रिवर। आज मैंने आपको इरोजन लैंड फॉर्म्स करवाई हैं, कल मैं ये करवाऊँगी डेपोजिशन लैंड फॉर्म्स ऑफ अ रिवर। कि दरिया जो है अब वो उसने ये जो इरोजन की वजह से चीज़ों को तोड़ा है, काटा है, फोड़ा है, नशे पैदा की हैं, ज़मीन पर आबशारें बनाई हैं, ड्रिलिंग्स की हैं और कैटरेक्ट्स बनाई हैं या जी इंटरलॉकिंग स्पर्स बनाए हैं। तो इसके नतीजे में उसने मटेरियल को तोड़ा है, सतह ज़मीन को तोड़ा फोड़ा खुदशा है, बैड लैंड में कन्वर्ट किया है। तो अब इसमें से बहुत सा मटेरियल जो है वो दरिया बहा कर नीचे ले आया है मैदानों में। ठीक है, अब वो जब पहाड़ों से मैदानों में दाखिल होगा तो अब वहाँ पर क्या होगा कि पहाड़ पे तो ढलान थी और उसमें पानी भी ज़्यादा था, इसलिए उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी और वो इरोजनल वर्क भी कर रहा था और बहुत बड़े बड़े चीज़ों को भी अपने बहाव के साथ लेकर नीचे आ गया। अब जो ही वो मैदान में दाखिल होगा तो मैदान में उसको एक स्मूथ रास्ता मिलेगा, जो स्टीप स्लोप है वो जेंटल स्लोप में बदल जाएगी। तो अब क्या होगा कि उसके बहाव में
कमी आ जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब जो उसने बड़ी बड़ी चीज़ें अपने साथ उखेड़ के ले आया है, अब वो उसके बहाव में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो उन चीज़ों को दूर तक लेके जा सके, बहा कर लेके जा सके। तो वो मुख्तलिफ ढेरों की सूरत में ज़मीन के ऊपर बिछती चलती जाएंगी, जब तक दरिया जो है वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुँच कर ख़त्म नहीं हो जाता, समंदर में मिलकर ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक जो है वो बिछती जाएंगी चीज़ें ज़मीन के ऊपर। तो वो जो मुख्तलिफ ढेर लग जाएंगे ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ शक्लों के, उन ढेरों को हम जो है वो डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ द रिवर कहेंगे। तो उनके बारे में हम जो है वो कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से सुने, समझें। कोई समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद करें। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।